बुक का इंट्रो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। द गर्ल इन रूम 105 सस्पेंस थ्रिलर है इसका जेनर और लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। बाकी आप लोगों ने इस बुक को चूज़ किया है तो आप लोगों को पता ही होगा चेतन भगत के बारे में और इस नावल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग। तो पहला जो है यह है प्रोल्यूग, जिसमें चेतन भगत से मिलने वाले हैं हमारे नॉवेल के मेन कैरेक्टर और फिर वो बताएंगे इनको अपना कहानी और फिर चैप्टर 1 से शुरू होगा मेन मतलब जो बुक है उसकी स्टोरी, मेन स्टोरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। ऑन बोर्ड इंडिगो फ्लाइट 6E766 HYD प्लीज़ अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हम हवा में असंतुलन की स्थिति से गुजर रहे हैं, फ्लाइट अटेंडेंट ने घोषणा की। मेरी आंखें बंद थी। मैंने बेल्ट ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिली नहीं। सर प्लीज़ अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, फ्लाइट अटेंडेंट ने इस बार पर्सनली मुझे याद दिलाया। वो मेरी तरफ कुछ ऐसे देख रही थी मानो मैं उन कम अक्ल मुसाफिरों में से हूँ जिन्हें सीधे सरल निर्देशों का पालन करना भी नहीं आता। सॉरी मैंने कहा, लेकिन बेल्ट का छोर मिलने तो सही। नींद की कमी से मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने पूरा दिन हैदराबाद में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में बिताया था और अब आधी रात की आखिरी फ़्लाइट से दिल्ली लौट रहा था। डैम इट, ये बकल कहाँ गुम हो गया है? आप बकल पर ही बैठे हुए हैं, मेरे पास बैठे सज्जन ने कहा। ओह स्टूपिड मी, मैंने कहा और आखिरकार अपनी बेल्ट को लॉक किया, लेकिन मेरी आंखों में अब भी नींद भरी हुई थी। टफ फ्लाइट है ना, उसने कहा। वो तो जाहिर है, मैंने कहा। मुझे अभी एक कॉफ़ी चाहिए। हवा में असंतुलन के स्थिति के कारण अभी कोई सर्विस उपलब्ध नहीं है, उसने कहा। आप किसी इवेंट में जा रहे हैं? जी नहीं, जा नहीं रहा हूँ, इवेंट से आ रहा हूँ, मैंने कहा। मुझे थोड़ी हैरत भी हुई कि भला इसे कैसे पता चला। सॉरी, मैंने आपका बोर्डिंग पास देखा। चेतन भगत, लेखक, राइट? अभी तो मैं किसी भूत के जैसा दिखाई दे रहा हूँ। वह हंस पड़ा। हाय, मैं केशव हूँ, केशव राजपुरोहित। हमने हाथ मिलाया। हम बादलों के बीच से गुजर रहे थे जो अभी नाराज़ थे। शायद उन्हें यह पसंद नहीं था कि मेटल का बना यह हवाई जहाज़ उन्हें इस तरह से डिस्टर्ब करे। हवाई जहाज़ पल भर को ऐसे डोला जैसे किसी डिब्बे में कोई कंकड़ हिलता है। मैंने आर्म रेस्ट पकड़ लिया, लेकिन धरती से 38,000 फीट की ऊंचाई पर अस्थायित्व हासिल करने की वो कोशिश बेकार ही थी। नेस्टी है ना, केशव ने कहा। मैंने मुंह से गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। रिलैक्स, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मैंने अपने आप से कहा। कितना अजीब है ना, हम मेटल के इस बड़े से डिब्बे के अंदर हैं और आकाश में तैर रहे हैं। मौसम पर हमारा कोई जोर नहीं है। हवा का एक जोरदार झोंका भी इस उड़न खटोले की खटिया खड़ी कर सकता है, उसने शांत आवाज़ में कहा। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली, केशव, मैंने कहा। वह फिर हंस दिया। आधे घंटे बाद मौसम शांत हो गया था और फ्लाइट अटेंडेंट ने केबिन सर्विस शुरू कर दी थी। मैंने अपने लिए 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। तुम कॉफ़ी लोगे, मैंने पूछा। नो कॉफ़ी, आपके पास प्लेन मिल्क होगा, उसने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा। नो सर, जस्ट टी, कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा। उसे क्या लगा, यह क्या डेयरी फार्मा, और उसकी उम्र क्या है? 12 साल। ठीक है, फिर चाय ही दे दीजिए, उसने कहा। विद एक्स्ट्रा मिल्क सैसेज। मैंने कॉफ़ी का पहला कप लिया। मुझे लग रहा था मैं लो बैटरी से जूझ रहा हूँ। एक ऐसा फ़ोन हूँ जिसमें आखिरकार चार्जर मिल गया हो, कम से कम चंद मिनटों के लिए ही सही, लेकिन मैं रिबूट हो गया। खिड़की से बाहर रात का अंधेरा और तारे टिकते हुए देखे। अभी आप बेहतर हालात में लग रहे हैं, केशव ने टिप्पणी की। मैं उसकी तरफ गौर से देखने के लिए मुड़ा। गहरी भूरी आंखों वाला एक हैंडसम चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों ने बहुत ज़िंदगी देख ली है, जबकि उसकी खुद की उम्र मिड-20s की होगी। अंधेरा होने के बावजूद उसकी आंखें जैसे चमक रही थी। मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ, मैंने कप की ओर इशारा करते हुए कहा। जाहिर है यह अच्छी बात नहीं। दुनिया में एडिक्ट होने के लिए इससे भी बदतर चीज़ है, केशव ने कहा। सिगरेट, अल्कोहल, मैंने पूछा। इससे भी बदतर। ड्रग्स, मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। इससे भी बदतर। क्या, मैंने कहा। प्यार, इस बार उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं इतनी ज़ोर से हंसा कि कॉफ़ी मेरे नाक से बाहर निकल पड़ी। डीप, मैंने कहा और आर्म रेस्ट पर रखे उसके हाथ को थपथपाया।
दैट्स डीप बड़ी। मेरे ख्याल से तब तो कॉफ़ी इतनी बुरी चीज़ नहीं है। उसने अपने बालों में उंगलियां फिराई। उसके बाल छोटे थे, मिलिट्री क्रू कट, और फिर अपने बाएं कान में पहने हुए गोल्ड स्टड को छुआ जो कि दमक रहा था। तुम क्या नौकरी करते हो केशव? मैंने पूछा। मैं पढ़ता हूँ। ओह नाइस। तुम क्या? मैं अपने कॉलेज से हूँ। रियली? IIT दिल्ली, क्लास ऑफ 2013। तुमने एक्चुअली मुझे यह एहसास करा दिया कि मैं कितना उम्र दराज हो चुका हूँ, मैंने कहा। हम दोनों हंस पड़े। शायद मेरे पास आपके लिए एक कहानी है, उसने कहा। ओह नो, फिर से नहीं, मैंने कहा। और फिर ऐसा करने के लिए मन ही मन खुद को लताड़ लगाई। थकान के कारण मैं मैनर्स भी भूल गया था। आई एम सॉरी, मैं रूड नहीं होना चाहता था, मैंने कहा। इट्स फाइन, उसने कहा और अपने हाथ को रगड़ने लगा। मेरी ही भूल थी जो यह मान लिया कि आप यह कहानी सुनना चाहोगे। आई एम श्योर आपको ऐसे कहानी सुनाने वाले बहुत लोग मिलते होंगे। हाँ, कभी कभी, लेकिन इसके लिए मेरा बुरा बर्ताव करना ज़रूरी नहीं। सॉरी। इट्स ओके, उसने कहा और आगे की ओर ताकने लगा। मैं थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सोना चाहता था लेकिन सो नहीं पा रहा था। कैफीन और गिल्ट के ओवरडोज ने मेरी नींद उड़ा दी थी। 20 मिनट बाद मैंने अपनी आंखें खोली। केशव अभी भी आगे की ओर देख रहा था जहाँ समंदर था। अगर तुम शॉर्ट में सुनाओ तो शायद मैं तुम्हारी कहानी सुन सकता हूँ, मैंने कहा। उसने अपने अगर तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठोगे और आई कांटेक्ट भी नहीं करोगे। लिसन, मैंने कहा। बात यह है कि तुमने कहा प्यार का एडिक्शन, तो मुझे लगा कि एक लव स्टोरी सुनाना चाहते हो। मैं लव स्टोरी से थक चुका हूँ, रियली। अंदर चेतन भगत लव स्टोरी। अब तो यह एक घिसी पीटी बात हो गई है। मैं अब किसी और चीज़ के बारे में लिखना चाहता हूँ। वैसे भी आजकल कौन प्यार करता है? लोग केवल लेफ़्ट और राइट में स्वाइप पर ही करते हैं। यह लव स्टोरी नहीं है, उसने मुझे बीच में रोकते हुए कहा। रियली? मैंने त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा। और क्या तुम प्लीज़ मुझसे बात करते समय मेरी ओर देख सकते हो? उसने अपना चेहरा घुमाया। यह एक एक्स लवर के बारे में है, लेकिन यह लव स्टोरी नहीं है, उसने कहा। एक्स लवर? तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? हाँ। लेट मी गैस, उसने ब्रेकअप किया, लेकिन तुम अब भी उसे चाहते हो और फिर उसे हासिल करना चाहते हो? हाँ, उसने कहा। और क्या तुम्हें वह मिली? उसने सिर हिला दिया। मैं उसे नहीं पा सका, उसने कहा। क्यों? लिव इट, आपको यह सब सुनने से क्या लाभ? मैं बस पूछ रहा हूँ। मैं थक गया हूँ, क्या मैं आराम कर सकता हूँ? उसने कहा। फिर वह अपनी सीट पर पीछे करते हुए झुका और आंखें मूंद ली। वह फ़ौरन सो भी गया। डैम, आपको किसी राइटर के साथ ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको उससे लेट फ्लाइट पकड़ने में मजबूर करना नहीं चाहिए। उसके भीतर कॉफ़ी नहीं उड़ेल देनी चाहिए। उसे एक कहानी सुनाना शुरू करके खुद नहीं सो जाना चाहिए। मुझे उसका कंधा पकड़कर उसे हिलाना पड़ा। क्या? उसने चौंक कर कहा। तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ? किसके? मेरे और जारा के बीच? तो उसका नाम जारा है। जारा क्या? जारा लॉन, उसने कहा। तो मुझे बताओ कि क्या हुआ? केशव हंसने लगा। क्या? मैं हैरानी से कहा। उसके लिए मुझे आपको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी चेतन। तो शुरू हो जाओ, कौन जाने मैं इस कहानी को लिख भी डालूं। नहीं, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह लव स्टोरी नहीं है। आप चाहे तो एक और क्यूट बॉय क्यूट गर्ल वाला रोमांस लिख सकते हैं, हाफ या क्वार्टर गर्लफ्रेंड टाइप्स। मैंने उसके सरकाज़म को नज़रअंदाज कर दिया। जस्ट टेल मी द स्टोरी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और जारा लॉन के बीच क्या हुआ, मैंने कहा। अध्याय 1, 6 महीने पहले। स्टॉप मेरे भाई, स्टॉप, सौरभ ने मेरे हाथ से विस्की की गिलास छुड़ाते हुए कहा। मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने कहा। हम मेकशिफ्ट बार के पास ड्राइंग रूम के एक कोने में बैठे हुए थे। कोचिंग क्लास फैकल्टी के बाकी के लोग अरोरा सर के इर्द गिर्द जमा थे। वे कभी भी उनके लल्लो चप्पो करने का मौका नहीं गंवाते थे। हम चंदन क्लासेस के संचालक और हमारे बॉस चंदन अरोरा के मालवीय नगर स्थित घर पर आए थे। तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं पियोगे, सौरभ ने कहा। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हाँ, लेकिन मैंने ड्रिंक की साइज़ तो तय नहीं की थी ना। एक ड्रिंक में आधी बोतल भी तो पी जा सकती है। मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई। मैं खुद ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था।
तुम्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत है, चलो बालकनी में चलते हैं, सौरभ ने कहा। मुझे केवल ताज़ी विस्की की ज़रूरत है, मैंने कहा। सौरभ मेरी बाँह पकड़कर मुझे खींचते हुए बालकनी में ले गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि थुलथुला शरीर वाला यह इंसान इतना ताकतवर कब से हो गया था। यहाँ तो कड़ाके की सर्दी है, मैंने ठंड से कांपते हुए कहा। अपने आप को गर्म बनाए रखने के लिए मैं अपनी हथेली को मलने लगा। भाई, तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए, यह न्यू ईयर ईव है, तुम तो जानते हो इस तारीख को मुझे क्या हो जाता है। वो अब बीती बात हो गई है, 4 साल पुरानी। अभी साल 2018 लगने जा रहा है, लगता है जैसे 4 साल पहले की बात हो, मैंने कहा। मैंने सिगरेट का पैकेट निकाला, लेकिन सौरभ ने उसे छीन लिया और अपने जेब के हवाले कर दिया। मैंने फ़ोन निकाला और अपने अगले नशे के कॉन्टैक्ट डिटेल्स खोल लिए। जारा, उसने उस रात को क्या कहा था? मैंने जारा के व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर को देखते हुए कहा। हमारे बीच सब खत्म हो गया है, यही कहा था ना उसने। लेकिन हमारे बीच सब खत्म हो गया है यानी क्या? वह हम शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? मेरी तरफ से अभी ख़त्म नहीं हुआ था। भाई, फ़ोन को बंद कर दो, तुम्हारी तरफ से उसे एक एक्सीडेंटल कॉल चला जाएगा, सौरभ ने कहा और मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। मैं दूर हो गया। ज़रा देखो इसे, मैंने सौरभ की और फ़ोन की स्क्रीन घुमाते हुए कहा। उसने अपनी डीपी में एक सेल्फी लगा रखी थी, पाउटिंग, कमर पर हाथ और काली साड़ी। उसके गोरे लगभग गुलाबी चेहरे के साथ एक नाटकीय कंट्रास्ट रचते हुए। वह हमेशा डीपी में अपनी तस्वीर नहीं लगाती थी, अक्सर वह कोट्स लगा देती थी। ज़िंदगी को अपनी राह रोकने का अवसर मत दो, किस्म के कोट्स ऐसे बयां जो सुनने में तो संजीदा लगते, लेकिन वास्तव में जिनका कोई मतलब नहीं होता। उसके व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर ही अब उससे मेरा एक लौता जुड़ाव रखा गया था। इसी से मुझे पता चलता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। भला काली साड़ियाँ कौन पहनता है? वह इसमें इतनी अच्छी नहीं लग रही, सौरभ ने कहा। वह हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि मैं जैसे भी हूँ उसे अपने दिमाग से निकाल सकूँ। सौरभ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और ज़िंदगी नाम के इस पागलपन भरी दौर में मेरा सबसे अच्छा साथी। वह जयपुर से था, जो कि मेरे शहर अलवर से बहुत दूर नहीं था। उसके पिता PWD में बतौर इंजीनियर काम करते थे। मेरी ही तरह कैंपस के बाद उसका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था। हम दोनों चंदन क्लासेस में जी तोड़ मेहनत करते, यह जानते हुए भी कि हम जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल जाना चाहते थे। वो जारा है, वो हमेशा अच्छी लगती है, मैंने 2 टूक अंदाज में कहा। सौरभ ने कंधे उचका दिए। इसी बात का तो दुख भी है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके लुक्स की वजह से उसका दीवाना हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना फ़ोन अब बंद कर देना चाहिए। 3 साल हो गए ड्यूड, पागलपन से भरे 3 साल। जानता हूँ भाई, अगर तुम प्रॉमिस करो कि अब ड्रिंक नहीं करोगे तो हम अंदर चले, यहाँ बहुत सर्दी है। क्या जानते हो तुम? यही कि तुमने 3 साल तक जारा को डेट किया। डिनर करना है? डिनर की ऐसी की तैसी। केवल 3 साल नहीं, मैंने उसे 3 साल 2 महीने 3 हफ्ते तक डेट किया था। हाँ, बताया था तुमने मुझे। रानदेवू 2010 के न्यू ईयर ईव 2014 तक। हाँ, रानदेवू, वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि हम कैसे मिले थे, मैंने कहा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। सौरभ ने मुझे कसकर पकड़ रखा था ताकि मैं नीचे ना गिर पड़ूं। हाँ, तुम मुझे बता चुके हो, एक नहीं 50 बार, सौरभ ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक डिबेट कंपटीशन चल रहा था, वह फाइनल्स में थी। भाई, तुम ये कहानी 1000 बार सुना चुके हो, उसने कहा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। अब वह इस कहानी को एक बार फिर सुना सकता था। अध्याय 2। लगभग 7 साल पहले, क्लैश ऑफ द टाइम्स डिबेट फाइनल्स, रानदेवू फेस्ट, IIT दिल्ली। अक्टूबर 2010। वह लेफ्ट पोडियम पर खड़ी थी। उसका कद 5 फीट 3 इंच ही था, लेकिन तनकर खड़ी होने के कारण वह अपने कद से अधिक लंबी नजर आ रही थी। उसने सफ़ेद रंग की सलवार कमीज पहनी थी, जिस पर सिल्वर पाइपिंग वाला फुसिया दुपट्टा लिया हुआ था। मुझे उसके कपड़े के बजाय उसकी डेब्टिंग स्किल्स पर फोकस करना था, लेकिन मेरी बात तो रहने ही दीजिए। डिबेट में उसके विरोध को भी कुछ पल ठहर कर उसको एक नज़र निहारने को मजबूर होना पड़ रहा था। जारा बेहद खूबसूरत थी। सेमिनार हॉल स्टेज पर एक बैनर था जिस पर डिबेट का विषय लिखा हुआ था।
क्या सार्वजनिक रूप से धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए? जारा लॉन के सामने था इंदर दास, हिंदू कॉलेज का डिबेट चैंपियन। वो दोनों ही क्लैश ऑफ द टाइटन्स के फाइनल तक पहुंचे थे। हॉल खचाखच भरा हुआ था, दोनों तरफ के बोलने का इंतजार हो रहा था। इंदर ने ढीला कुर्ता पहना था। उसके घुंघरेले बालों और रिम्सलेस चश्मे के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बंगाली आर्ट फिल्म से निकल कर आया है। वही फिल्में जिनमें सभी अपना डायलॉग बोलने से पहले 5 सेकंड तक इंतजार करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम एक आज़ाद मुल्क है, इंदर ने कहा। हमारे संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करती है। राज्य सत्ता किसी को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने से नहीं रोक सकती। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धर्म पालन की स्वतंत्रता मुहैया कराते हैं। डैम, लोगों को संविधान के अनुच्छेद तक रटे हुए थे और यहाँ मुझे यह भी नहीं मालूम था कि संविधान में अनुच्छेद जैसे भी कोई चीज़ें होती है। इस डिबेट के दोनों ही पक्षों को लेकर मेरा अपना कोई विचार नहीं था। मैं केवल जारा को जीतते देखना चाहता था। मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। जारा ने अपना हाथ उठाकर ऐतराज़ जताया, लेकिन उसने अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि इंदर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अनुच्छेद 25 कहता है और मैं कोट कर रहा हूँ, इंदर ने कहा और रुक गया। फिर वह अपने नोट्स को उलट पुलट कर देखने लगा। जब लोग यह कहकर रुक जाते हैं कि मैं कोट कर रहा हूँ तो वे बड़े डरावने, इंटेक्चुअल लगने लगते हैं। सच्चाई यही है कि मैं कोट कर रहा हूँ। टाइप के लोगों से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। इंदर फिर बोलने लगा, यह बेहतर होगा अगर कहूँ। इंदर कोट करने लगा, सभी लोगों को अपनी आस्था के अनुरूप व्यवहार करने और अपने धर्म का पालन प्रचार करने का समान अधिकार और स्वतंत्रता है। यह कहकर वह फिर रुक गया ताकि हम उसके कहे को गले से नीचे उतार सके। मिस जारा लॉन, आप न केवल हमारे कल्चर के खिलाफ बात कर रही है बल्कि हमारे संविधान के खिलाफ भी जा रही है। आप न केवल हमसे हमारा दिवाली सेलिब्रेशन छीन लेना चाहती है, आप कानून भी तोड़ने के लिए कमर कसे हुए हैं। उसने अपनी स्पीच ख़त्म की और हिकारत से अपने नोट्स को परे फेंक दिया। फिर उसने कुछ इस अंदाज में अपनी गर्दन हिलाई मानो कह रहा हो, आखिर हम इस पर डिबेट भी किस लिए कर रहे हैं। तालियां गूंज उठी। मेरा दिल बैठ गया। तो क्या जारा डिबेट हार जाएगी? सभी की आंखें जारा की ओर घूम गई। उसने तालियों की गड़गड़ाहट खत्म होने का इंतजार किया और फिर अपनी बात शुरू की। मालूम होता है मेरे प्रतिपक्षी को संविधान की अच्छी जानकारी है, इसके लिए तो उन्हें बधाई ही देनी चाहिए, जारा ने कहा। इंदर मुस्कुरा दिया। बहरहाल साथियों, हम यहाँ पर इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए कि क्या सही है और क्या गलत। यह नहीं कि संविधान में क्या लिखा है, जो कि कोई भी 2 सेकंड में गूगल करके जान सकता है। श्रोताओं की रीढ़ तन गई। यह लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने जा रही थी। जारा ने अपनी बात जारी रखी। यह सच है कि संविधान हमारे प्रजातंत्र का आधार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। इससे पहले भी संविधान में संशोधन होते रहे हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह तो यहाँ पर सवाल यह नहीं है कि संविधान में क्या लिखा गया है, सवाल यह है कि संविधान में क्या लिखा जाना चाहिए, उसने कहा। यस, सुपर्ब, शाबाश, मैं ज़ोर से बोल पड़ा। मेरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। डैम, मुझे तो लग रहा था कि बाकी लोग भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। पूरा हॉल मेरी तरफ देख रहा था। खुद जारा लॉन की नज़रें मुझ पर आ टिकी थी। शुक्रिया, वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन इसके बाद के लिए बचा कर रखिए। कोई 500 लोगों से भरा हॉल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। माहौल में छाई हुई गंभीरता थोड़ी कम हुई, लेकिन मैं थोड़ा तनाव में आ गया था। मैं चाहता था कि ठीक उसी समय बिजली गुल हो जाए और पूरे हॉल में अंधेरा छा जाए ताकि मैं चुपचाप वहाँ से निकल सकूँ। जारा ने अपनी बात जारी रखी। बहरहाल मेरे दोस्त ने अनुच्छेद 25 को आंशिक रूप से ही कोट किया है। अनुच्छेद 25 यह जरूर कहता है कि सभी को धर्म पालन की आज़ादी है, लेकिन यह भी कहता है कि यह आज़ादी निबार्ध नहीं है और वह लोक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता और जन स्वास्थ्य के मानकों के लिए प्रति उत्तरदायी है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे विद्वान प्रतिपक्षी इस बिंदु का उल्लेख करना भूल गए। तो अगर लोगों को होने वाली असुविधाएं ही प्रश्न है, इंदर ने जारा के बीच में ही टोकते हुए कहा।
तब एक मुस्लिम होने के नाते क्या आप लाउड स्पीकर से दिन में 5 बार अजान पर पाबंदी लगाने की बात कहेगी? बिल्कुल कहूँगी। पूरे सभागार ने जैसे एक ठंडी आह भरी। एक मुस्लिम लड़की स्टेज पर होने के बावजूद ऐसा कह रही थी, लेकिन जारा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपनी बात जारी रखी। आप अजान के बिना भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ सकते हो सकता है कोई ऐप आपको अपने फ़ोन पर दिन में 5 बार इसकी याद दिला दे, या आप चाहे तो हेडफोन पर जो सुनना चाहे उसे सुन सकते हो, लेकिन इससे सभी पर क्या थोपना। वैसे मुझे खुशी होगी कि अब अगर आप मुझे एक मुस्लिम लड़की की तरह संबोधित करना बंद करेंगे। मैं यहाँ पर एक मुस्लिम की तरह नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर क्लैश ऑफ टाइटन्स डिबेट कंपटीशन की फाइनलिस्ट की तरह आई हूँ। इस बार तो तालियां गड़गड़ाई कि सभी आवाज़ें उनमें दब गई। कुछ मिनटों बाद जजिंग पैनल में से एक फैकल्टी मेंबर स्टेज पर आ गया और फैसला सुनाया। आज का डिबेट बहुत अच्छा रही। यह सच है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ही धार्मिक आस्था के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने के पक्ष में अपनी बात रखना बहुत मुश्किल है। इस नज़रिए को देखते तो मिस जारा के सामने एक कठिन चुनौती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही संयत रूप से और तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। इसलिए मिस जारा लॉन को इस साल की विजेता घोषित किया जाता है। सभी ने अपनी जगह पर खड़े होकर इस फैसले का अभिवादन किया। जारा अपनी ट्रॉफी लेने आई। मैं पागलों की तरह तालियां बजा रहा था। मेरे हॉस्टल के एक साथी ने मुझे कहा कि मुझे सीटी बजानी चाहिए। मैंने आपको बताया या नहीं कि आईआईटी दिल्ली में मुझसे ज़ोरदार सीटी कोई नहीं बजा सकता था। मैंने ज़ोरदार सीटी बजाई। वह किसी डिबेट कॉन्टेस्ट के बजाय किसी फुटबॉल मैच के लिए ज़्यादा अनुरूप थी। एक बार फिर अनेक इंटेलेक्चुअल टाइप लोगों की नज़रें मेरी तरफ घूम गई। शायद वे यही सोच रहे थे कि मेरे जैसे फुहड़ आदमी को यहाँ किसने आने दिया। मेरी सीटी ने जारा का ध्यान खींचा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने सीटी बजाने के लिए अपने मुंह में डाली उंगलियां बाहर निकाल ली। ये वो डेज़ी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मेरे पास खड़े एक लड़की ने कहा। नहीं है तो नहीं, लेकिन बन जाएगी। मैं यही कहना चाहता था, लेकिन मैं हॉल के बाहर निकल आया और फूड स्टॉल्स की ओर चलने लगा। मुझे चेयर करने के लिए शुक्रिया। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे मैं ठिठक गया। जारा, मैंने पीछे पलटते हुए कहा। हाँ, नाइस कॉलेज। तुम यहीं के हो? हाँ, और तुम? मैंने कहा। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। चंद मार्क्स से आईआईटी मिस कर गई। शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं थी। तुम डेफिनेटली मुझसे तो ज़्यादा ही स्मार्ट हो। हम मेन रोड तक चले आए, जहाँ ढेर सारे फूड स्टॉल सजे हुए थे। तो जब तुम लोग चलते हुए जा रहे थे तो जारा ने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और फिर तुम लोगों ने साथ में खाना खाया और फ़ोन नंबर से एक्सचेंज किए। सौरभ ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा। वाट, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैंने कहा। एक वेटर ने हमें बालकनी में देखा तो ट्रे में ड्रिंक्स ले आया। सौरभ के रोकने के बावजूद मैंने विस्की के एक गिलास उठा लिया। अरे भाई प्लीज़, तुमने एक प्लेन डोसा ऑर्डर किया। उसने पराठा मंगवाया। पराठा अच्छा नहीं था तो तुमने उससे अपना प्लेन डोसा दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो तो अब इतिहास है। चलो अब अंदर चले, मैं यहाँ सर्दी में जमकर बर्फ़ बजा रहा हूँ। उसने बाहें समेट ली। मैंने विस्की का एक बड़ा सा सीप लिया। वह मेरे हल्के से नीचे कुछ ऐसे उतरी जैसे आग की छोटी सी गेंद हो। हैव अ ड्रिंक, मैंने कहा। इससे तुम्हें कम सर्दी लगेगी। नॉट रियली, अल्कोहल से तो उल्टे हीट लॉस हो जाते हैं। गोलू, ये JEE की केमिस्ट्री यहाँ मत पका। यह न्यू ईयर्स ईव है, मैंने कहा। मैंने गिलास उसके मुंह की ओर बढ़ाया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर झिझक से एक घूंट पी लिया। गुड जॉब माय गोलू, मैंने कहा। तो तुम्हें डोसे वाली बात भी मालूम है? तब तुम जानना चाहोगे कि हमारी अगली मुलाकात कैसे हुई? द फर्स्ट रियल डेट। प्लीज़ नो भाई, अंदर चलकर स्टाफ के साथ रहते हैं। वे लोग पहले ही हमें एंटी सोशल समझते हैं। उनकी ऐसी की तैसी। हमें इस जॉब से ही नफरत है, तो लोगों से कैसे घुले मिलेंगे? उन लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश तो कर सकते हैं। एक मिनट, मैं एक कॉल करके आया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और जारा का कांटेक्ट खोला। सौरभ ने उसकी तस्वीर देख ली। नहीं भाई नहीं, वह मेरा फ़ोन लेने आगे बढ़ा। मैं दौड़ पड़ा। भाई मेरी कसम, आप उसको कॉल नहीं करोगे? नया साल है, क्या मैं उसको विश भी नहीं कर सकता? नहीं भाई, उसने कहा। रिंग जा रहा है। मैंने अपनी बाएं हाथ से सौरभ को रोका और दाएं से फ़ोन अपने कान में लगा लिया। एक रिंग गई, फिर दूसरी, 5वीं, 7वीं। हेलो, एक आवाज़ सुनाई देते ही मैंने कहा। हेलो जारा, फ़ोन मत रखना, ओके?
द पर्सन यू हैव डायल्ड कैन नॉट बी रीच्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। एयरटेल लेडी की आवाज़ थी, इमोशनलेस बीच। उसको क्या मालूम था कि यह कॉल मेरे लिए कितना ज़रूरी था। तो फ़ोन नहीं लगा। गुड, चलो अब रहने दो, सौरभ ने कहा। मैंने फिर लगाया, फिर 7 रिंग गई, फिर वही एयरटेल लेडी बीच की आवाज़। स्टॉप इट भाई, वो इतने सारे मिस कॉल देखकर घबरा जाएगी। मुझे परवाह नहीं, मैंने कहा। जब आप पहले ही किसी को ढेरों मिस कॉल देने का अपमान सहन कर चुके हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने 2 या 3 मिस कॉल है या 7 या 10। यही कारण था कि मैंने उसे 10वीं बार कॉल किया और इस बार मेरे कानों में एयरटेल लेडी की आवाज़ नहीं थी। हेलो, मैंने जारा की आवाज़ सुनी। उसके मुंह से निकला एक ही शब्द मुझे दुनिया की किसी भी विस्की से बेहतर महसूस कराने में सक्षम था। हे जारा, मैंने गला खंखारते हुए कहा। हे शब्द को ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हुए कहा। सौरभ ने मायूसी से आह भरी। मैं उससे दूर चला गया। हाँ केशव, उसने नपतुला आवाज़ में कहा। उसका आवाज़ ठंडा था, किसी भी एयरटेल लेडी की आवाज़ से ज़्यादा ठंडी। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या बोलूँ। मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मैं इतना ही कह सका। जानती हूँ, और तुम्हें भी यह मालूम होना चाहिए कि अगर कोई 10 बार आपको कॉल नहीं पिक कर रहा तो इसका मतलब है कि शायद आप दोनों के बीच बात नहीं हो सकती। 10 बार नहीं, 9 बार। एनीवे, तुम बिजी हो क्या? मैंने कहा। मैं बाद में भी कॉल कर सकता हूँ। मुझे उससे एक बार फिर कॉल करने और उसकी आवाज़ सुनने का बहाना चाहिए था। मुझे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा था। वो भी किसी पार्टी में थी। शायद उसने काली साड़ी पहनी हो। मैं सोचने लगा कि क्या उसके साथ उसका इडियट लूजर बॉयफ्रेंड भी होगा। क्या बात है केशव, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? उसने कहा। मैं बालकनी के एक कोने में चला गया। सौरभ ने मुझे फॉलो तो नहीं किया, लेकिन दूर से ही मुझ पर नज़र जमाए रहा। मैं बस हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता था। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा। होल्ड ऑन ए सेकेंड, उसने कहा। उसका ध्यान पार्टी में किसी की और तरफ चला गया। हाय, मैंने उसकी आवाज़ सुनी। यू लुक लवली टू। जारा, आर यू देयर? बहुत देर तक कुछ भी सुनाई ना देने पर मैंने कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एनीवे, तुमको याद है कि हमने क्या डिसाइड किया था? टू बी टुगेदर फॉर एवर एंड एवर, मैंने कहा। डैम, मुझे ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या हमने यह नहीं कहा था कि जब हम ट्रिप पर गए थे नए साल पर गोवा में? वो बहुत पुरानी बात है केशव, 6 साल पुरानी, 2011 की न्यू ईयर, मैंने कहा। जब हमारा दिल टूट जाता है तो अतीत की तारीख को याद रखने वाला दिमाग का हिस्सा बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है। I mean, जब हमारा ब्रेकअप हुआ तब हमने डिसाइड किया था कि एक दूसरे के टच में नहीं रहेंगे, लेकिन तुम इसको फॉलो ही नहीं करते, जबकि हमारा ब्रेकअप हुए कई साल हो चुके हैं। ओके, तो एक काम करो, मुझे मार डालो क्योंकि मैंने तुम्हें विश करने के लिए फ़ोन लगाया। मुझे मार डालो क्योंकि न्यू ईयर ईव मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, या मुझे मार डालो क्योंकि आज उस दिन की पहली सालगिरह है जब हम पहली बार एक दूसरे के साथ सोए थे। केशव, स्टॉप इट। स्टॉप क्या? तुम्हारे बारे में सोचना। काश कि ऐसा कर पाता, मैंने चीखते हुए कहा। काश कि मैं तुम्हें भूल पाता। सौरभ दौड़कर आया और इशारों में पूछने लगा कि क्या माजरा है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने इशारे में मुझसे फ़ोन को स्पीकर मोड पर रखने को कहा। मैंने ऐसा ही कहा। आर यू ड्रिंक? जारा ने कोमल स्वर में कहा। आर यू ड्रंक? इससे क्या फ़र्क पड़ता है ड्रंक हो या नहीं? लेकिन मैं तुम्हें मिस करता हूँ जारा। तुम उस लूजर रघु के साथ क्या कर रही हो? उसे ऐसा नामों से बुलाना बंद करो केशव। अच्छा, मैं चलती हूँ। सौरभ ने इशारे से कहा कि अब मुझे फ़ोन रख देना चाहिए। जाहिर है मैंने उसकी यह नेक सलाह नहीं मानी। ओहो, अपने रघु को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव। मग्गू रघु, उसे हॉस्टल में इसी नाम से बुलाया जाता था ना, मालूम है तुमको? मग्गू रघु। मैं फ़ोन रख रही हूँ केशव, अब मुझे कॉल मत करना। उस फ्रीकिंग नर्ड को लेकर इतनी टची, वो नर्ड जो अपने कॉम कंपनी को दुनिया की सबसे ज़्यादा चाहता है, वो तुम्हें कभी भी उस तरह का प्यार नहीं कर सकता जिस तरह मैं करता हूँ। वो कॉम कंपनी इंडिया की हॉस्टेस्ट स्टार्टअप में से है और उसको रघु ने क्रिएट किया। तुमको उसका वैल्यूएशन पता है, लेकिन मैं तुमको यह सब भी क्यों बता रहा हूँ? तुमको उसका वैल्यूएशन पता है, लेकिन मैं तुमको यह सब क्यों बता रही हूँ? जारा ने झुंझलाते हुए कहा। तो इसलिए तुम उसके साथ हो, उसके पैसों के लिए? मैंने कहा।
मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक साथी चाहिए था, एक परिवार चाहिए था, जबकि तुम तो डरे डरे फिर रहे थे। हिम्मत जुटाने के बजाय तुम उल्टे मेरे परिवार वालों को गालियाँ बक रहे थे। और तुम्हारे इन परिवार वालों ने क्या किया? तुम ये सब पहले भी कह चुके हो, लेकिन इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत करो। नो बाय। मुझे फिर कॉल मत करना, नहीं तो तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा? क्या तुम मुझे ब्लॉक करने की धमकी दे रही हो? मुझे बीच में ही रुक जाना पड़ा क्योंकि फ़ोन कट गया था। एनीवे, मुझको भी जानना है, मैंने फ़ोन पर कहा, जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। भाई, उसने फ़ोन काट दिया है, सौरभ ने कहा। ठीक है, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। ऐसा प्रिटेंड करने से क्या फ़ायदा कि उसने ऐसा नहीं किया। मैंने सौरभ की ओर देखा। मुझे उम्मीद थी कि एक तमाचा पड़ेगा, लेकिन वो आगे बढ़ा और मुझे गले से लगा लिया। मैं ज़ोर से रोने लगा। ब्लडी बीच, वो मुझको ब्लॉक करेगी। मैं उसको हर मिनट याद करता हूँ और मुझे ऐसे बात करती है। मैंने सुबकते हुए कहा। भाई, आपको इस लड़की को भूलना होगा, अब यह बहुत लंबा खींच गया है, सौरभ ने कहा। मैं पहले ही उसे बुला चुका हूँ। मैंने सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला। गुड, तो अब हम अंदर चले। वेट, मुझे उसको एक बार फिर कॉल करके बोलना होगा कि मैंने उसे बुला दिया है। नहीं भाई नहीं। लेकिन इससे पहले कि सौरभ कुछ रिएक्ट कर पाता, मैंने उसका नंबर एक बार फिर डायल किया। घंटी बजी। मुझे उम्मीद थी कि फ़ोन काट दिया जाएगा, लेकिन फ़ोन अटेंड कर लिया गया। यस, दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज़ थी। डैम, यह तो लवर ऑफ द सेंचुरी की आवाज़ है, रघु। ओह, मैंने कहा। हैप्पी न्यू ईयर। लिसन केशव, मैं शराफत से रहना चाहता हूँ, तुम जारा को तंग करना बंद करो। रसाला हरामी, ये मुझे ऐसे बोलने वाला कौन होता है? उसका बाप, उसका वॉचमैन, और मैं शराफत से रहना चाहता हूँ, ऐसा कौन बोलता है? इसका मतलब क्या है? मैं उसे तंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आवाज़ संभालते हुए कहा। मेरे ख्याल से तुम कर रहे हो, और रेगुलरली कर रहे हो। नहीं, मेरी आंखों के सामने ही यह कई बार हो गया। बंद करो यह सब, मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, रघु ने शांत आवाज़ में कहा। शायद उसने न्यू ईयर ईव पर केवल नारियल पानी ही पिया था। देखो ब्रो, मैंने कहा, और सोचने लगा कि अब क्या कहूँ। विस्की के कारण मैं एक नपातुला लॉजिकल वाक्य बोलने में मुश्किल हो रही थी। वास्तव में मैं केवल इतना भर कहना चाहता था कि फक ऑफ, जारा मेरी है। लेकिन उस हालात में भी मुझको इतना मालूम था कि इस समय यह बोलना ठीक नहीं रहेगा। जस्ट कट द कॉल, मैंने पीछे से जारा की आवाज़ सुनी। बीच। हाँ, कि वो सब, रघु ने संयम स्वर में कहा। देखो ब्रो, मैंने फिर दोहराया, क्या मैं जारा से बात कर सकता हूँ? लेकिन वह तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्या यह तुम्हें कैसे मालूम? उसे फ़ोन दो, उसने खुद मुझे कहा। अब क्या तुम हमें चैन से जीने दोगे? हैप्पी न्यू ईयर, बाय। सुनो रघु, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ बुझ गई। क्या? सुनो रघु, मैं वहाँ आऊँगा और तुम्हारी इसके बाद जो बातें मैंने कही उन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। अव्वल तो इसलिए कि मुझे ठीक से याद नहीं मैंने क्या कहा, लेकिन जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मैंने रघु की माँ और बहन की शान में कुछ बातें कह दी, और वह भी शुद्ध हिंदी में। मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि राजस्थान का ट्रक ड्राइवर्स भी शर्मा जाए। और उसके बाद मैं एक डंडा लेकर तुम्हारी ऐसी बिंदु पर सौरभ ने मुझसे फ़ोन छीन लिया। उसने फ़ोन काटा और अपनी जेब में रख लिया। ये तुम क्या चुतियापा कर रहे हो? सौरभ ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, जबकि वह कभी मुझ पे इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। तब जाकर मुझको एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। तुम जारा को गालियाँ बक रहे थे, उसने कहा। नहीं, केवल रघु को, मैंने कहा। तुमने क्या शर्म लिहाज बेच खाई है? सौरभ ने कहा। मैं केवल जारा की बात करना चाहता था, लेकिन वो ऐसे हॉल बीच में आ रहा था। वो बीच में इसलिए आ रहा था क्योंकि जारा खुद तुमसे बात नहीं करना चाहती। आज के बाद मैं उसको कभी कॉल नहीं करूँगा। सौरभ ने अपना सिर हिलाया और मायूस मन से मुस्कुराने लगा। सच कहता हूँ, तुम उस लड़की को लेकर इतने अपसेट क्यों हो? क्या मुझे मेरा फ़ोन वापस मिलेगा? सौरभ ने अपनी जेब थपथपाई। अब यह मेरे पास रहेगा, और अगर तुम अब अंदर नहीं चले तो मैं इसे फर्श पर फेंक कर चकनाचूर कर दूंगा। हम चंदन के ड्राइंग रूम में चलाए। चंदन क्लासेस के केमिस्ट्री टीचर कमल सर हमारी ओर बढ़े। हैप्पी न्यू ईयर जी। अंडर JEE, अंडर राउंड ऑफ स्टूडेंट्स जी, उन्होंने कहा, और इस चुटकुले पर खुद हंस पड़े। मैंने हल्के से अपना ग्लास उनके ग्लास से टकराया। तुम दोनों कहाँ थे? अरोरा जी पूछ रहे थे, उन्होंने कहा। सॉरी, हम थोड़ी खुली हवा खाने चले गए थे, सौरभ ने कहा, और अब थोड़ी विस्की पीना चाहते हैं।
मैंने आंख मार कर कहा, कमल जी, क्या आप मुझे एक ड्रिंक ला कर देंगे? श्योर, उन्होंने कहा, अभी आया। सौरभ ने मुझे घूर कर देखा। अब बस करो, उसने कहा। लास्ट ड्रिंक का क्या? मुझे मेरा फ़ोन वापस मिलेगा? नेवर। केशव, तुमने ठीक नहीं किया। पता है तुम कैसे चिल्ला रहे थे? गोलू जी, जब आप मुझे डांटते हो तो बड़ा क्यूट लगते हो। आपका गोल चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है, मैंने कहा। स्टॉप इट, उसने कहा। मैं उसकी ओर बढ़ा। हैप्पी न्यू ईयर जी। अंडर ईयर अंडर JEE, मैंने कहा और उसे गुदगुदी करने लगा। मैंने कहा स्टॉप इट। मैंने अपना फ़ोन निकालने के लिए उसकी जेब में हाथ डाल दिया। नेवर, उसने मुझे ढकेलते हुए कहा। तुम तो पहले से भी फेट हो गए हो गोलू, मैंने उसका पेट थपथपाते हुए कहा। मिठाई के शौकीन है ना? जो आपको कभी नहीं मिल सकता, उसे प्यार करने से तो बेहतर है, सौरभ ने मेरे हाथ को ढकेलते हुए कहा। अध्याय 3। कम इन द ग्रेट राजपुरोहित सर। चंदन अरोरा